नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। निराला की दो कविताएं पाठ्यपुस्तक में शामिल हैं। पहली कविता का शीर्षक है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। ये दोनों कविताएं एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं। इन दोनों कविताओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर विवेक निराला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के एक महाविद्यालय में हिंदी अध्यापन कर रहे हैं। भाषा, साहित्य और शिक्षण की दुनिया में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। डॉक्टर विवेक निराला स्वयं एक कवि हैं और डॉक्टर निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र भी हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अंगद तिवारी। डॉक्टर अंगद तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंदो कॉलेज में हिंदी अध्यापन कर रहे हैं। भाषा साहित्य की दुनिया में एक विशिष्ट नाम है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम महाकवि निराला की कविताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर निराला, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर निराला, कविताओं पर चर्चा करने से पूर्व हम यह चाहते हैं कि आप कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें, जिससे हमारे विद्यार्थी पाठ से जुड़ने में आसानी महसूस करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 में बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के संबंध में सन 1899 का उल्लेख भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन 1896 ईस्वी ही ज़्यादा प्रामाणिक मालूम पड़ता है। निराला ने अपने जीवन में जितने तरह के संघर्ष किए, वे ही संघर्ष साहित्य की दुनिया में भी जैसे प्रतिबिंबित होते हैं। अपने जीवन में जहां उन्होंने 1918 के इन्फ्लुएंजा में अपने बहुत सारे नज़दीकी रिश्तेदारों को, पत्नी को खो दिया, वहीं अपने साहित्यिक संघर्ष में एक एक करके लोग उनका विरोध करते गए और निराला को अपने कथ्य और शिल्प में जो विद्रोह की चेतना लेकर के आए थे, उसमें कितनी तरह के विरोध झेलने पड़े, इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि निराला जिस मुक्त छंद का प्रवर्तन कर रहे थे, उस मुक्त छंद को कहीं रबड़ छंद, कहीं केचुआ छंद कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता था। निराला संघर्षों में आगे बढ़ते हुए
इन विरोधों को झेलते हुए अपने को स्थापित कर सके, यह कम बड़ी बात नहीं थी। जितनी तरह का उनका विरोध हुआ, उस विरोध में तो कोई भी व्यक्ति टूट सकता था, लेकिन निराला अपराजेय रहे। अपनी एक कविता में वो इसे व्यक्त भी करते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो इन विरोधों को झेलते हुए निराला ने अपने को इस तरह से स्थापित किया कि बाद में हिंदी कविता ने उनसे अपने आप को जोड़ा। छायावाद के बाद जितने भी काव्य आंदोलन आए, उन्होंने अपने आप को निराला से जोड़ करके देखा। 15 अक्टूबर 1961 में निराला का निधन हो गया, लेकिन इसके बावजूद निराला समूची हिंदी कविता में किस तरह से उपस्थित हैं, यह देखा जा सकता है। निराला पर कितने कवियों ने कविताएं लिखी हैं, वह भी देखने लायक है। और निराला शताब्दी के कवि कहे जाते हैं। निराला समूची हिंदी कविता के लिए बेहद ज़रूरी कवि हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने निराला का अत्यंत मार्मिक परिचय दिया है। अब हम चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में संकलित उनकी दोनों कविताओं में से पहली कविता उत्साह का पाठ कर दें, जिससे हमारे विद्यार्थियों को भी काव्य पाठ करने का ढंग मालूम हो जाए। कविता का शीर्षक है उत्साह। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरती से इस कविता का पाठ किया है। अब हम चाहते हैं कि इस कविता का थोड़ा विश्लेषण भी हो जाए। बादल निराला के लिए कविता का प्रिय विषय है। बादल राग शीर्षक से तो उन्होंने 6 कविताओं की एक पूरी श्रृंखला ही रच दी। और बादल कई बार उनकी कविताओं में विद्रोह के प्रतीक के रूप में भी आता है। बंगाल में रहते हुए निराला को बंगला नवजागरण और बंगाल की वर्षा दोनों को देखने का अवसर मिला रहा होगा। तो निराला बादल को प्रतीक बना करके एक पूरे उस क्रांति का आह्वान करते हैं, जिससे यह धारा समतामूलक बन सके। अब कविता में घेर घेर घोर गगन कहकर निराला एक ओर जहाँ बादलों को उस पूरे आकाश को भर देने के लिए कहते हैं, वहीं घेर घेर घोर कह के एक नाद सौंदर्य भी उपस्थित करते हैं। यह शब्दों की आवृत्ति ही तो है नाद सौंदर्य। बादल अनंत आकाश से चले आ रहे हैं। वे आकाश के चंचल और सुकुमार शिशु की तरह हैं। तो उनका काले काले बादलों का आना वह शिशुओं के घुंघराले बालों की तरह भी लगता है। तो निराला कहते हैं, काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब आप यहाँ देखिए कि बादलों को कवि भी कहते हैं। कवि जो रचनाकार है, बादल भी तो रचनाकार हैं। उन्हीं से तो इस धरा पर
रचना होती है, सृजन आरंभ हो। सृजन आरंभ होता है। नवजीवन वाले, यह बादलों को नवजीवन वाले इसलिए भी कहते हैं निराला कि ये ग्रीष्म के बाद फिर से वर्षा से नवांकुरण, नया अंकुर फूटता है, धरती से बाहर झांकता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। क्रांति के आह्वान के साथ कुछ नाश और ढेर सारा सृजन वह जुड़ा हुआ है। तो वज्र छिपा, वज्र गिरना, वह भी एक मुहावरा है नाश के संदर्भ में। तो उन बादलों ने जो अपने भीतर वज्र छिपा रखा है, उससे तमाम रूढ़ियों का नाश होगा और तब जो नव सृजन होगा, उस नव सृजन से, नवजीवन से इस धारा को भर देने की कामना कवि यहाँ करता है। कविता के दूसरे बंध में देखिए कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निताघ के सकल जन। विकल विकल, व्याकुल है, बेचैन है, जनता भी व्याकुल है, समूची धारा व्याकुल है, वनस्पतियां व्याकुल हैं। उन्मन, अब उन्मन शब्द को देखना होगा। अनमनापन, यह अनमनापन भीतर का है। बाहर से सब इस निदाघ में तप रहे हैं, लेकिन भीतर भी, अंतर्मन भी तप रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा, सारी धरा तप रही है। जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, और इसे शीतलता प्रदान करना है। मेघों से वर्षण होगा, वर्षा होगी, तभी यह ग्रीष्म की तपती हुई धरा वह शीतल हो सकेगी। यह क्रांति अगर संभव होगी, परिवर्तन संभव होगा, तो वह परिवर्तन एक नए समाज की रचना कर सकेगा और यह नवजीवन, यह नया समाज, यह समतामूलक हो सकेगा। और तभी उस क्रांति का, उस परिवर्तन का और उस शोषण से पिसती हुई जनता की मुक्ति का भी स्वप्न साकार हो सकेगा। इसलिए कवि बादलों की ओर से यह आकांक्षा करता है कि क्रांति का वह स्वप्न पूरा हो। बादल एक पूरा प्रतीक बनकर यहाँ सामने आ खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की इस कविता की, लेकिन एक दो प्रश्न मेरे मन में और हैं। हम चाहते हैं कि आप उनका भी उत्तर दें। पहला प्रश्न तो ये है कि इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन के लिए प्रयत्न करने होंगे, परिवर्तन के प्रति उत्साह है। इसलिए मुझे लगता है कि कविता का शीर्षक कवि ने उत्साह रखा है। तपती हुई धरा के मन में उत्साह तभी होगा जब बादल बरसेंगे, उत्साहित तभी हो पाएगी, तभी नवजीवन आरंभ हो सकेगा। मुझे लगता है कि उत्साह से कवि का यही आशय होगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इस कविता में कवि ने बादल से बरसने की बजाय गरजने का अनुरोध किया है, ऐसा क्यों? बादलों में शक्ति छिपी होती है, इसीलिए कवि एक जगह कहता है कि विद्युत छवि उर में, जिससे परिवर्तन होगा, जिससे बहुत कुछ प्राचीन ध्वंस होगा और तब नवनिर्माण होगा। तो इसलिए पहले गर्जन, पहले तो गरजने का ही जिक्र करता है कवि। लेकिन ऐसा नहीं है कि कविता में बरसने की बात नहीं है, क्योंकि जब कवि कहता है कि तप्त धारा को जल से फिर शीतल कर दो, तो बिना इस वर्षा के, बिना मेघ या बादलों से वर्षा के यह तपती हुई धरा शीतल कैसे हो पाएगी? तो गरजने के साथ साथ बरसने का भी आग्रह वह कविता में विद्यमान है। हाँ, पहले कवि गरजने की
बात करता है और बादल गरजो यह कविता में टेक की तरह आता भी है, लेकिन बरसने का भी आग्रह भी है कवि का और बरसने का एक चित्र भी। डॉक्टर साहब, पाठ्यक्रम में एक और कविता लगी है जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। हम चाहते हैं कि उस कविता का विश्लेषण आप करें ताकि विद्यार्थी पाठ को ठीक से समझ पाएं। निराला के गीतों का एक महत्वपूर्ण बिंब है प्रकृति। छायावादी कविता में प्रकृति का प्रेम चर्चित तो है ही, निराला के यहाँ तमाम ऋतुगीत और ऋतु प्रार्थनाएं हैं। इन ऋतुओं के परिवर्तन का संबंध मनुष्य से भी है और समूचे जीवन से भी। निराला का गहरा सरोकार है इन ऋतुओं से। ऋतुओं में किस तरह से प्रकृति अपना रंग बदलती है, प्रकृति में किस तरह से ऋतु परिवर्तन के साथ अलग अलग रंग बिखर जाते हैं, निराला उस सब को देखते हैं। निराला की कविता में पहले भी वसंत को लेकर तमाम सारी कविताएं मिलती हैं। अपने लिए तो निराला कहते ही हैं कि मैं ही वसंत का अग्रदूत। अन्य कविताओं में सखी वसंत आया, वसंत को लेकर निराला के मन में एक अद्भुत उत्साह दिखाई देता है। लेकिन यह गीत पहले की कविताओं से इसलिए भिन्न है कि पहले जब निराला वसंत की चर्चा करते हैं तो भाषा तात्समिक हो जाती है, लेकिन यहाँ निराला उतना तात्समिक नहीं है, बल्कि देशज फागुन का माह लेकर के आते हैं, फागुन की चर्चा करते हैं। अब पहले बंध में कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब फागुन में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है कि कवि अगर आँख हटाना भी चाहे तो उससे उसकी आँख हट नहीं रही है। दूसरे बंध में देखिए, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। फागुन का वर्णन हो और उसमें फूलों की गंध न हो, ये भला कैसे हो सकता है। तो नौ किसलय नए पत्ते आए हैं, कहीं लाल है कहीं हरा है, और फिर विविध वर्णी फूल हैं जिनकी गंध जैसे माला की तरह पड़ी हुई है। तो निराला अपने इस गीत के माध्यम से उस समूचे सौंदर्य को जैसे आत्मसात कर लेना चाहते हैं और यह सौंदर्य की बड़ी कविता बन जाती है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है इस कविता से संबंधित। कवि ने लिखा है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कविता में इस लाइन का क्या अभिप्राय है? आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है प्रकृति में कि कवि उसे आत्मसात करने के लिए जितना बाहर सौंदर्य है उस सबको आत्मसात करना चाहता है, भीतर भी। लेकिन सौंदर्य की अतिशयता इतनी अधिक है कि सौंदर्य और देह के बीच कुछ न कुछ गुंजाइश बची रह जाती है और वह पूरी तरह से उस सौंदर्य को पी नहीं पाता है। इसलिए कहता है कि तन सट नहीं रही है। डॉक्टर साहब, आपने महाकवि निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय बताया, पाठ्यक्रम में लगी उनकी कविताओं का पाठ किया और उनका विश्लेषण भी किया। आवश्यक प्रश्नों के बहुत खूबसूरती से आपने जवाब दिए। इससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर विवेक निराला ने छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
और उनकी कविताओं से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों, अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्नाकुलता पैदा करें, अर्थात प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।